जब भी चुनाव आता है आपने देखा होगा कि आपके तमाम गली गांव मोहल्ले में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, रैलियां आती हैं, तमाम नेता वर्ग आता है और आपसे अपने पक्ष में वोट की अपील करता है, समर्थन मांगता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप द यूपी न्यूज़ देख रहे हैं। फिलहाल 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और आने वाले जो चरण के चुनाव है वो भी आपके बहुत करीब आ चुके हैं। लगभग 1-2 दिनों में होने ही वाला, संपन्न होने वाला है। तो फिलहाल राष्ट्रवादी चैनल कहा जाता है सुदर्शन न्यूज़ चैनल को। सुदर्शन चैनल राष्ट्रवाद के लिए काफ़ी जाना पहचाना जाता है और उसके इनपुट हेड हैं सौरभ तिवारी जी, जो काफ़ी 4 चरणों का चुनाव जो है करा के आए हैं। हालांकि फील्ड में घूम रहे हैं, सर्वे करते आए हैं और फिलहाल पहुंचे हैं कुशीनगर में। तो जब कुशीनगर में पहुंचे हैं तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भाई। 4 चरण का चुनाव करा के आप आए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, पश्चिम से भी आए हैं, पूरब की तरफ आ गए हैं। तो पश्चिम की जो राजनीति थी और जो चुनाव का 4 चरण खत्म हो उसको किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। जो पहले चरण का चुनाव है, कई अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। समझने की कोशिश कीजिए, पिछली बार 2017 में 58 सीटें थी और भाजपा ने 53 सीटें जीती थी। तो वो जो दौर था, वो जो लहर थी, वो फिर आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और किसान आंदोलन था, थोड़ा एक आ जा रहा था जाटों का आंदोलन। एक जो आप मैसेज देते हैं ना, वो मैसेज जो विपक्ष देने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ हद तक कामयाब हुआ। लेकिन जब जहां हमने देखा है, जहां पर एसपी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वहां जाटों ने वोट नहीं दिया उनको। लेकिन जहां आरएलडी का उम्मीदवार था, वहां जाटों ने वोट दिया उसको। कहीं कहीं एसपी से लोग खफा नजर आए। हाँ, एसपी से खपा। और जो जयंत चौधरी हैं, उनके पिताजी का भी देहांत हुआ था, अजीत सिंह। तो वो जाटों के नेता थे, वो राजनीति के नब्ज को जानते थे। लेकिन जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, उनका अपना फैसला था। देखिए, जो सर्वे में कहा जा रहा है कि 8-10 सीटें उनको गठबंधन के साथ आ सकती है, वो फायदे में रहे हैं। जैसे बसपा और सपा का जब गठबंधन हुआ था 2019 में, तो बसपा फायदे में रही थी, 2014 में 0 पर रही थी, 2019 में 10 पे आ गई। तो वही आरएलडी का फायदा होगा। तो पश्चिम में यही स्थिति है। और जो पश्चिम में एक सीट है करहल। करहल के लिए क्या कुछ? करहल मैनपुरी। देखिए, करहल का मेरा अपना मानना है कि करहल से अखिलेश यादव जीतेंगे। क्योंकि पिछली बार भी आपने जो जो बताया था कि ये यहाँ सीट निकलेंगी, लगभग सब सही निकला था। तो इस बार कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी है आपकी किस और आगे की तरफ। फिलहाल कुशीनगर में मौजूद हैं, कुशीनगर की राजनीति को कैसे देखते हैं? मैं आपका एक जवाब दे दूं। सुदर्शन न्यूज़ का जैसे आपने परिचय किया, राष्ट्रवादी चैनल है। हमने दिल्ली में सर्वे किया था, दिल्ली में बता दिया था। सारे अखबारों ने, सारे चैनलों ने जब अपना सर्वे दिखा रहे थे, उसमें सुदर्शन न्यूज़ को उन्होंने शामिल किया था कि सुदर्शन न्यूज़ ने बीजेपी को हरा दिया है। सुदर्शन न्यूज़ ने बीजेपी को 10 से कम सीटें दी हैं, हुआ वही 8 सीटें आई। बंगाल में हमने कहा, हमने बिहार में कहा, हमने झारखंड में कहा, हमने मध्य प्रदेश में कहा, हमने राजस्थान में कहा। जो हम कहते हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। और जैसा आपने बात की कुशीनगर की, तो अगर कुशीनगर की बात किया जाए, तो कुशीनगर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पीएन पाठक। और उनकी खासियत हमने पढ़ा, लोगों से पूछा कि 2007 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उनका टिकट कट रहा है। और कई ऐसे नेता हैं, आपने देखा होगा, जनता देखती है कि अगर टिकट कटा है, अगले दिन किसी और पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन ये शख्स ऐसे हैं पीएन पाठक साहब कि वो बीजेपी में जुड़े रहे हैं। 2007 से ही टिकट कटता रहा, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा कटा, 9 कटा, 12 में विधानसभा कटा, 14 में लोकसभा कटा, 17 में विधानसभा कटा, 19 में कटा। मैंने एक टिकट कटने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन फिर भी पार्टी के प्रति निष्ठा, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। पीएन पाठक का नाम आज भी गूंज रहा है। और जो कुशीनगर की सीट की बात, फायदा उनका होगा। कुशीनगर की सीट है और नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी, 2 बड़े नाम हैं। हम सर्वे कर रहे हैं, चाहे पश्चिम से लेकर अगर पूरब तक आए, पूरब में मेरा घर है। जो महिलाओं से हमने बात किया, लोग बिहार में जो सर्वे कर रहे थे, बिहार में जो एग्जिट पोल आए थे, उन्होंने आरजेडी की सरकार बना दिया था, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन हमने कहा था कि महिलाएं हैं जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो सरकार बीजेपी एनडीए की बनेगी। हुआ वही। इस बार भी एनडीए को सरकार, मुझे लग रहा है, जो राशन है वो इनकी सरकार बनवाएगा। जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, एक सर्वे हमने कर रहे थे, एक व्यक्ति ने बूढ़ा था, कहा कि हम 80 साल मेरी उम्र है, पता नहीं कब तक जीऊँगा। अब तक साइकिल कोड दे रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैंने नमक खा लिया है। उस नमक का वो करेंगे, फर्ज अदा करना है। तो यानी जो महिलाएं राशन की बात करी ना, एकदम बम बम कर रही महिलाएं कि 2 साल फ्री में राशन मिला है। अच्छा, ये बात मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उस खेमे में अभी अन्य दलों की पार्टी नहीं आ पाई है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास 2 बड़े शख्सियत हैं कई। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। कई ऐसे नाम हैं और क्षेत्रीय नेता तो यहीं घूम ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कौन है? अखिलेश यादव। एक नाम हुआ करता था मुलायम सिंह यादव का, लेकिन मुलायम सिंह यादव वृद्ध हो गए हैं। और जैसे अखिलेश यादव पर हमला होता है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ है वो जनता का क्या होगा, 2017 के चुनाव में उनको खमेजा ये भुगतना पड़ा था। फिर भी कहते हैं कि 22 में 22 साइकिल। तो भाई वो तो कहेंगे ही, जो चुनाव लड़ेगा, आप निर्दल के पास भी जाइए, जिसको अकेले घूम रहा होगा वो भी कहेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है हम जीत रहे हैं, बहन जी भी कर रही है हम जीत रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं हम जीत रहे हैं, सब कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी हैं वो भी कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। जब बहुजन को इस समय किस स्थिति में भांप रहे हैं आप? लेकिन बहुजन का जो वोट है वो सेफ वोट है। बेस वोट उसका सेफ है। जो वोट है बहुजन का जो वोट होता है ना, लोग कह रहे हैं कि सपा को जा रहा है, मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुजन कमज़ोर पड़ी है यहाँ पर, वहाँ पर बहुजन के साथ अभी भी मुसलमान जुड़ा हुआ है, बहुजन के साथ दलित उनका जाटव जो है जुड़ा हुआ है। अगर कुछ वोट में उनके जाटव वोट में कुछ छिटकाव हुआ है, कुछ सेंध मारी हुई है, तो वो भाजपा में जा रहा है, सपा में नहीं जा रहा है। लोग इसको गलत आकलन कर रहे हैं। जब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब इसको पता लगेगा विकास बाबू कि जो बसपा का वोट कट रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा कटेगा अगर, क्योंकि जो उनके वोटर मायावती के वोटर हैं वो फिक्स रहते हैं। अच्छा, पिछली बार यूपी में गठबंधन हुआ था, 2 यूपी के लड़के राहुल और अखिलेश ने गठबंधन करके अपने आप को उतारा था मैदान में। फिलहाल जो है दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, हालांकि पूरा दारोमदार जो है प्रियंका गांधी के ऊपर आ चुका है। कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहा है? कांग्रेस जैसे राहुल गांधी अब तक प्रचार करने नहीं आए हैं, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने एक बार मुख्यमंत्री को अपने आप को दावेदार बता दिया था, फिर इसको विड्रॉ किया। तो अभी कांग्रेस पार्टी को उनको कार्यकर्ता को तैयार करना पड़ेगा। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया गिरफ्तार होने में। मेहनत तो किया, उनकी भी सीट फंसी हुई है इस बार। तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से, कांग्रेस पार्टी का अगर पूर्वांचल की बात करें तो एक रुद्रपुर से अखिलेश सिंह फाइट दे रहे हैं, और तमकोही से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष लल्लू वो फाइट दे रहे हैं। 2 सीटें हैं। बाकी जो उनका गढ़ हुआ करता था, गढ़ में राहुल गांधी हार गए अमेठी में। अच्छा, 7 सीट है विधानसभा कुशीनगर में, 7 सीट। खड्डा से लेके आप हाटा देख रहे होंगे, कुशीनगर देख रहे हैं, फाजिल नगर देख रहे हैं, सुकरौली देख रहे हैं आप। तो इस क्या लगता है कितनी सीट जो है भाजपा निकाल पाएगी इस बार कुशीनगर जिले से? जी देखिए, कुशीनगर अगर प्रॉपर कुशीनगर की बात किया जाए तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे लोकप्रियता है पीएन पाठक की, और लोग जैसे नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, एक तरफा पीएन पाठक की यहाँ जीत हो रही है। मेरा अपना जहाँ मानना है, सर्वे में लोग हाँ, फाजिल नगर में भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने में लगी है, और भाजपा की कोशिश है, योगी हो गए और अमित शाह हो गए, नड्डा हो गए, सब लोग की कोशिश है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को छोड़कर और जिस तरह से अटैक किया था, तो भाजपा की पूरी कोशिश है। भाजपा के लोगों से बात करिए कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा देंगे इस बार। अच्छा, अभी आपने अलीगढ़ के एक सांसद का आपने बयान लिया था, उसमें उन्होंने माननीय ने कहा कि जो है फाइनल की लड़ाई जो है बसपा से, सपा से नहीं। ये देखिए, सतीश गौतम की आपने बात कही, तो सतीश गौतम है बीजेपी की अपनी रणनीति है, ठीक है। तो वो अपने क्या रणनीति कहते हैं, बीजेपी की क्या रणनीति होती है घेरने के लिए कि बसपा से हमारी लड़ाई है, हम उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनका कहना साफ तो सही कहना है, लेकिन जो लड़ाई है वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य से लड़ाई है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी कह रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें एज ले रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। एक सीट है तमकुही राज, जैसे मैंने लल्लू की बात की, वो भी सीट अभी फंसी हुई है। और हाटा की बात कीजिए, राधेश्याम सिंह के लड़के लड़ रहे हैं, इस बार राधेश्याम नहीं लड़ रहे हैं। तो वो जो पवन, जो नाम है उनका मोहन वर्मा, पवन केडिया, पिछली बार पवन केडिया थे, इस उनके राधेश्याम सिंह उनकी लड़ाई थी, इस बार मोहन वर्मा की लड़ाई। मोहन वर्सेस मोहन वर्मा और मोहन सिंह, मोहन वर्सेस मोहन। तो लड़ाई वहाँ भी दिलचस्प है। वहाँ भी बीजेपी का मुझे एज लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर मजबूत स्थिति में आपको दिखाई देगी। खड्डा की बात कर ले तो खड्डा में चूंकि विवेकानंद पांडे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहाँ भी थोड़ा सा लड़ाई, वहाँ भी टफ लड़ाई है, लेकिन गठबंधन के लोग कह रहे हैं कोई भी सीट निकल रही है। यानी सिर्फ एक सीट है तमकुही राज, कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। हंस नहीं, तो बाकी बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं। अभी चौहान जी का एक बयान आया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की उन्होंने शपथ लेने वाले हैं, तो काफ़ी इस बयान को लेकर काफ़ी होल्ला शुरू हो गया था कहीं ना कहीं। ये देखिए, सुरेश चौहान के जी परम पूजनीय हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हिंदुत्व की हमेशा आवाज़ हैं वो। इस समय अगर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की कोई आवाज़ उठाता है तो एकमात्र आवाज़ नाम है श्री सुरेश चौहान के जी,
जो आज कहीं भी देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए मुखरता से आवाज कोई उठता है तो परम पूजनीय आदरणीय श्री सुरेश चौहान के जी का आवाज़ उठता है, उसके लिए संघर्ष करते हैं वो। उन्होंने शपथ लिया था, शिवाजी, वही शपथ शिवाजी ने लिया था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वही शपथ उन्होंने लिया। उन्होंने किसी धर्म को नहीं कहा, किसी धर्म को अपमानित नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, किसी को पाकिस्तान भेजने की बात नहीं कही है, किसी को बांग्लादेश भेजने की बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। क्यों आप लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं जब राजनीति की महत्वाकांक्षाओं की बात कर ले, अगर अब थोड़ा सा और अगर फिर कहते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पे बात करते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब भी बढ़ी हैं अपेक्षा अनुपेक्षा अचानक से बढ़ गई हैं। राजनीति जो नेता है, जो भी नेता है, आपने अलग अलग नेताओं को देखा होगा, आप चूंकि पश्चिम से लेकर पूर्वी तक एक सफर तय किया आपने, तो आपने देखा होगा युवाओं की संख्या बहुल रूप से है नेताओं के पीछे, जो जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेताओं को अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, तन मन धन। तो उन युवाओं के लिए क्या लगता है कि जो भारत युवाओं का देश कहा जाता है, तो उन युवाओं के लिए कुछ हो पाता है कि नहीं, ये नेता कुछ कर पाता है कि नहीं? ये देखिए, सभी पार्टियां युवाओं की बात करती हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, योगी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सभी लोग कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार की व्यवस्था भी होती है। देखिए, दावे कई होते हैं, सरकारी जॉब की बात और प्राइवेट जॉब की बात। कहते हैं कि हम जॉब नौकरी देंगे, तो जब चुनाव जीत के आते थे तो ये नहीं कहते कि हम सरकारी नौकरी ही देंगे। और सरकारी नौकरियाँ इतना है भी नहीं आपके पास, वैकेंसियाँ इतना है भी नहीं, लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात सरकार करती हैं। और हद तक जो कामयाब होती हैं वो चुन के आती हैं, और जो नहीं कामयाब होती हैं वो उनका पराजय का मुँह देखना पड़ता है। हम तो जैसे कुशीनगर में घूम ही रहे हैं, कुशीनगर के सातों विधानसभाओं का विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समझ रहे हैं, राजनीतिक बारीकियों को समझ रहे हैं, राजनीतिक सर्वे क्या कहता है, तमाम राजनीतिक पंडित आखिर क्या कुछ कहते हैं, ये बात सीधे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रतिबद्ध भी है कि आप तक वो सूचना, वो बात और वो तमाम चीज़ महत्वाकांक्षाओं को पहुँचा सके आपको। फिलहाल सौरभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि आखिर पूर्वी से जब पश्चिम से पूर्वी की तरफ आए हैं तो राजनीतिक सर्वे क्या कुछ कहता है, अलग अलग पार्टियाँ आखिर क्या कुछ समीकरण बना पाई हैं और कितनी सीट भाजपा लेके आ पाएगी, कितनी सीट सपा लेके आ पाएगी, अन्य दलों की जो पार्टियां आखिर कितनी सीटों को अपने पक्ष में खींच पाएंगी। तो इसी पे आज हमने बातचीत किया। अगले बार फिर हम दिखाएंगे किसी नए मुद्दे पे बातचीत करके। फिर इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।